Hello students, today we are going to start our new channel for NEET preparation. We are going to share our experiences through explaining some important topic related to NEET preparation 2023. Every day 8 p.m. to 9 p.m. there will be a free classes for NEET aspirants. You can easily join our live session on YouTube or Teachmeet. Now we are going to start our new topic by taking an one one question from the previous year examination. Question number 1. The addition of catalyst. सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से टर्म्स यूज़ किए गए हैं. द फर्स्ट, द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट. सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये कैटलिस्ट का यूज़ किया गया है. ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. सेकेंड विल बी केमिकल रिएक्शन अल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज. अब ये कहना चाहता है कि कैटलिस्ट के ऐड करने पे केमिकल रिएक्शन में जो क्वांटिटी है कौन कौन सी इसके अंदर इफ़ेक्ट करती है. ऑप्शन ए इसके अंदर है एंट्रोपी, ऑप्शन बी इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन सी एंथैल्पी एंड डी ऑप्शन इज काइनेटिक एक्टिवेशन एनर्जी. तो एंट्रोपी फर्स्ट ऑप्शन है. एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एक्टिवेशन एनर्जी. जनरली आपको चारों में से एक आंसर देना पड़ेगा, लेकिन आपको इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एंट्रोपी के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंथैल्पी के बारे में पता होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए. तो आज हम आंसर देने से पहले इसको डिटेल में आज पढ़ेंगे कि एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन नए डेवलप किए जा सकते हैं, कि कहाँ कहाँ से क्या चीज़ आ सकती है. अब कैटलिस्ट भी दो तरह से होते हैं. कुछ कैटलिस्ट ऑटो कैटलिस्ट होते हैं, कुछ पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, कुछ नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं. जो कैटलिस्ट हैं वो भी क्या होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ ऑटो होते हैं. केमिकल रिएक्शन, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा. केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज, इन दोनों में बहुत फ़र्क है. अब आपने दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल चेंज. अब हम एंट्रोपी के ऊपर चलते हैं. अब देखिए एंट्रोपी इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस. ध्यान रखिए, रैंडमनेस ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम. आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तो उसमें सिस्टम और सराउंडिंग है. सिस्टम में जितनी भी डिसऑर्डर होगा, रैंडमनेस होगी, डिस्टरबेंस होगी, उतनी ही ज़्यादा एंट्रोपी होती है. ड्यूरिंग द एंट्रोपी चेंज अ प्रोसेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट. बोलता है द अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड. अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड isothermally and reversibly divided by the absolute temperature, and the entropy formula is del S. एक्चुअल में इट इज़ डिनोटेड बाय S. एंट्रोपी S से डिनोट की जाती है. del S जो होता है चेंज इन एंट्रोपी. चेंज इन
एंट्रोपी। डेल एस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये एंट्रोपी का फार्मूला है। एंट्रोपी इज आल्सो थर्मोडाइनमिक रिलेटेड टू ए हीट, ये हीट से ही रिलेटेड है। सेकंड है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इन nowadays it is denoted by U. It is defined as which is the sum of the kinetic energy or potential energy of the particles that forms the system. In other words, the internal is defined as the sum of the total energy, sum of the total energy associated with particles। जितनी भी नंबर ऑफ टोटल एनर्जी नोन है, जितनी आप जान सकते हैं, जैसे ट्रांजिशनल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उन सब का सम दैट्स कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। But the change in internal energy is defined as E2 minus E1 that is equal to del E। इसको del E से डिनोट करते हैं, पर nowadays U2 minus U1 that is equal to del U। But now the formula is del U, change in internality is del U that is equal to Q amount of heat is given and work is done, that is change in internal energy। ये क्या है, internal energy में change है। Here U is the total change in internal energy with the system, Q the heat exchange between a system and its surrounding or outside the system। थर्मोडायनेमिक्स में दो ही चीज़ें हैं, सिर्फ एक सिस्टम एंड सराउंडिंग। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इट इज़ आल्सो द फॉर्म ऑफ हीट, तो डोंट ट्राई टू कंफ्यूज। एंथैल्पी, एंथैल्पी इज अ पार्ट ऑफ हीट, मीन थर्मोडायनेमिक की हीट। एंथैल्पी is the sum of internal energy U, means internal energy U and the product of pressure and volume, pressure and volume। Enthalpy can be written as H that is equal to U plus PV। Here H is the enthalpy of a system, U is the internal energy of the system, P is the pressure of the system, PV is the volume of the system। But change in enthalpy ये भी वैसे ही है, H2 minus H1 that is equal to del H, और इसको इस तरह डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा del H that is equal to del U, means change in enthalpy is equal to change in internal energy plus pressure del V change in volume। ये इसका फार्मूला है। यू कैन ईजिली सॉल्व एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट आते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। एक्टिवेशन एनर्जी इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि कोई सा भी रिएक्टेंट है, सपोज ये रिएक्टेंट है, इसको प्रोडक्ट के अंदर चेंज होना है। कहाँ पर चेंज होना है? प्रोडक्ट के अंदर। तो रिएक्टेंट अपनी मर्जी से प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको रिएक्टेंट को चेंज होने के लिए, प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए पहले एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है।
द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। मीन जो मॉलिक्यूल हैं आर और आर ये आपस में रिएक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। लेकिन उसके बाद भी एक प्रॉब्लम और आ जाती है कि इन दोनों के बीच में एक थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर होता है। क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। इसको क्रॉस करना पड़ता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर क्या होता है? द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस इन ऑर्डर टू मेक द कोलिजन इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। इनका जो कोलिजन जितना ज़्यादा सक्सेस होगा तो ये उतनी ही ज़्यादा रेट पे इस बैरियर को क्रॉस कराएंगे और फिर प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी defined as the minimum amount of energy of extra energy required by the reacting molecules to get converted into product। अब इसके अंदर प्रॉब्लम, अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो है कैटलिस्ट का। किस चीज़ का है? कैटलिस्ट का। अब देखिए इसके अंदर है कैटलिस्ट का। अगर सपोज इसके अंदर हम कैटलिस्ट डाल देते हैं तो क्या होगा? कैटलिस्ट का जो काम है, जो एनर्जी बैरियर है इसको कम करना होता है। एनर्जी बैरियर को क्या करता है? कम कर देता है। तो ये इतने ऊपर ना जाते हुए ये जल्दी जल्दी से जाके प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो मीन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अल्टर द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये क्या करता है कि जिन रिएक्टेंट को एनर्जी बैरियर, रिएक्टेंट के लिए एनर्जी बैरियर को कम कर देता है और प्रोडक्ट में इजीली चेंज हो जाता है। हियर इज द एग्जांपल ऑफ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अंदर से हीट एलिमिनेट होती है, जबकि जो है ना एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसके अंदर क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब होती है। अब ये कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। अब देखिए ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल जो रिएक्शन होता है मैक्सिमम दे आर रिवर्सिबल। अब एक केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज में क्या फ़र्क है? केमिकल चेंज जो होता है इरिवर्सिबल होता है और चेंज इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल, दोनों में इतना फ़र्क है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो। अगर केमिकल रिएक्शन देखिए रिएक्टेंट चेंज इनटू वन डायरेक्शन तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि रिएक्टेंट चेंज हो रहा होता है प्रोडक्ट के अंदर और प्रोडक्ट ही चेंज हो रहा होता है रिएक्टेंट के अंदर। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दैट एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम, तब उस टाइम में क्या होता है? इक्विलिब्रियम मीन्स the quantity of reactant and product is not altered, means there is no change in the quantity of the reactant or product। तो ये केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। अब इस पे देखिए आप केमिकल रिएक्शन occur when chemical bond between atoms are formed or broken। ये नए बनते हैं, पुराने टूट जाते हैं, या टूटते हैं फिर नए बनते हैं। द सब्सटेंस दैट गो इनटू द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द reaction is known as product। An arrow is drawn between the reactant and product to indicate the direction of the chemical reaction through the chemical reaction। For example, अब इसमें से देखिए आप, for example the reaction of
breakdown of hydrogen peroxide can be written as H2O2. Actually it is written as H2O2, that gives 2H2O plus O2 dioxygen. In this example, hydrogen peroxide is our reactant and it gets broken down into water and oxygen. Our product, the atom that started out in hydrogen peroxide molecules are rearranged to form a water molecules. तो केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन दोनों में अलग अलग फ़र्क है. नेक्स्ट, अब देखिए इसके अंदर कैटालिस्ट का किस तरह से यूज़ किया गया है. अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए. अब देखिए ये है हमारे पास रिएक्टेंट, ये क्या है हमारे पास रिएक्टेंट, ये क्या है ए और ये रिएक्टेंट बी. दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, इतना बड़ा पाथ है इसके अंदर, यहाँ से जा रहे हैं, 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 फिर यहाँ पे पहुँच रहे हैं. फिर क्या बन रहा है प्रोडक्ट सी प्लस डी. लेकिन जैसे वी आर गोइंग टू ऐड द कैटलिस्ट तो देखिए ये पाथ कितना कम हो गया, कितना छोटा सा पाथ हो गया. तो रिएक्टेंट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द रिएक्टेंट और वाइस वर्सा. का प्रोडक्ट अगर बराबर में आना है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. अब इसके अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. ये तभी सेम होगी जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. द नेक्स्ट टॉपिक इज कैटलिस्ट. अब देखिए कैटलिस्ट क्या काम करता है इन केमिस्ट्री. एनी substance that increase the rate of reaction without itself being consumed. Enzymes are, देखिए एंजाइम्स जो होते हैं हमारे पेट के अंदर भी होते हैं. दे आर नेचुरली occurring catalyst responsible for the many essential biochemical reaction. ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, पौधों के अंदर होते हैं. मोस्ट सॉलिड कैटलिस्ट आर मेटल और ऑक्साइड. ये आपको ना ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको ना ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन. ये सल्फाइड, ये ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं, सल्फाइड होते हैं, हैलाइड होते हैं ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स ऑफ द सेमी मेटालिक एलिमेंट्स. बोरोन सेमी मेटल है, सेमी मेटालिक एलिमेंट्स एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन. In general, catalytic action is a chemical reaction between the catalyst and the reactant, forming chemical intermediates that are able to react more readily with each other or with another reactant to form the desired end product. With solid catalyst, the reaction mechanism is strongly influenced by surface properties and electronic और क्रिस्टल स्ट्रक्चर. अब इसमें से ध्यान से देखिए कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं. अब डी ब्लॉक के अंदर क्या होता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसके ऑर्बिटल होते हैं. ये एक्चुअली डी ऑर्बिटल होते हैं, सिर्फ 5 होते हैं. 1 2 3 4 5. इसका साइज़ बड़ा होता है और सारा का सारा मैकेनिज़्म सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है. अब जो रिएक्टेंट क्या करता है, रिएक्टेंट जो होता है वो क्या करता है कि कैटलिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाता है. ध्यान रखना यहाँ पे नॉट एब्जॉर्ब, इट एडजॉर्ब्ड because transition elements provide their surface area for the reactant to get absorbed and react readily to form the product. इसमें अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर सरफेस एरिया और वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट, ये आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं.
द नेक्स्ट, बहुत सारे कॉमन प्रोसेस हैं और कैटलिस्ट हैं जिनमें इनका यूटिलाइज किया जाता है। जैसे अमोनिया सिंथेसिस के अंदर क्या है, आयरन का यूटिलाइज किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड और प्लेटिनम का यूज़ किया जाता है। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में जियोलाइट को हम आगे डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर निकल का, प्लेटिनम का, पैलेडियम। अब ध्यान से देखिए, ये जो है ना सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसा नहीं है कि आप कुछ छोड़ देंगे और आप डायरेक्ट याद कर लेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, कॉपर 2, ये भी देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। वैनाडियम ऑक्साइड, प्लेटिनम, पैलाडियम, ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। तो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन कहीं का था और क्वेश्चन के साथ कितने सारे क्वेश्चन रिलेट कर गए। आइसोमेरिज्म ऑफ, देखिए अब ये इसके अंदर क्या, आइसोमेरिज्म ऑफ एन ब्यूटेन टू आइसोब्यूटेन, कन्वर्जन है ये हाइड्रोकार्बन का, कन्वर्जन 11th क्लास का टॉपिक है। तो इसके अंदर एल्यूमिनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोराइड यूटिलाइज किया होता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर ऑफ एल्कीन 1। अगर आपने पॉलीथीन का नाम सुना होगा तो ये एल्कीन 1 ही है, ठीक है, पॉलीमर ऑफ 1 एल्कीन्स। अगर पॉलीथीन का अगर आपने नाम सुना होगा तो ये इसके अंदर बनाने के लिए जिगलर नाटा का कैटलिस्ट का यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर हम ना फर्दर में अब हम आगे इसको जियोलाइट और जिगलर नाटा कैटलिस्ट को डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में जो एग्ज़ाम के अंदर आता है, इसका फार्मूला क्या है और कहाँ यूज़ होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है और इसका फार्मूला क्या है, ये भी आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइक दैट। अब इस पे आइए आप, हाईलाइटर द ट्रांजिशन मेटल। देखो बार बार हम बोल रहे हैं कि ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड एंड ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। अगर आपने डी ब्लॉक अच्छे से पढ़ा है तो और ऑर्गेनो मेटेलिक पढ़ा है तो इसके अंदर ये है। मेकअप द जिगलर नाटा कैटलिस्ट, इट इंक्लूड द ट्रांजिशन मेटल, बार बार हम बोले डी ब्लॉक एलिमेंट से, ट्रांजिशन मेटल्स फ्रॉम ग्रुप 4 सच एज टाइटेनियम, जिक्रोमियम, हॉफनियम एमंग अदर, एल्यूमिनियम एंड कार्बन। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड इसलिए कहा जाता है कि उसके अंदर कार्बन एटम, हम इस हाइड्रोकार्बन के साथ मेटल जुड़ा हुआ है, इसलिए दे आर कॉल्ड ऑर्गेनो